यूनिट 4 रासायनिक बल गतिकी पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण और वेग स्थिरांक की इकाई। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। इसके पूर्व हम पुनः याद कर लें अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इसका निर्धारण करते समय हमको ध्यान देना पड़ता है कि यह एक प्रायोगिक निर्धारण है। एक से अधिकतम 2 पदों वाली अभिक्रिया में सबसे धीमी गति अभिक्रिया ही कोटि का निर्धारण करता है। जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन H2 और O2 में हो रहा है तो यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है। पहला H2O2 का विघटन H2O और ऑक्सीजन परमाणु के रूप में होता है जो कि मंद अभिक्रिया है। फिर ये ऑक्सीजन परमाणु दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से अभिक्रिया कर लेता है तीव्रता से और O2 अणु के रूप में बदल जाता है। तो इसमें हम देख रहे हैं H2O2 इसकी अणु संख्यता 1 है क्योंकि ये मंद गति से हो रहा है, इसलिए इसके अणु संख्यता को हम अभिक्रिया की कोटि मानेंगे। तो इसकी अणु संख्यता 1 है इसलिए अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। तीसरा, उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। जो भी अभिक्रियाएं उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती हैं शून्य कोटि अभिक्रिया होती हैं। जैसे H2 + Cl2 ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में परिवर्तित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए अभिक्रिया की कोटि शून्य होगी। दूसरा उदाहरण है नाइट्रोजन से अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से अमोनिया बन रहा है जिसमें आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए यह अभिक्रिया भी जो हो रही है उसकी कोटि शून्य होगी। फिर वे अभिकर्मक जिनकी सांद्रता में थोड़ा परिवर्तन करने पर अभिक्रिया की दर प्रभावित न हो तो उनकी अणुसंख्यता ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। प्रभावित हो, वह अभिकर्मक जिनकी सांद्रता में थोड़ा परिवर्तन करने पर अभिक्रिया की दर प्रभावित हो तो उनकी अणुसंख्यता ही अभिक्रिया की कोटि होगी। जैसे N2O5 का विघटन देख रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में हो रहा है तो N2O5 की सांद्रता में थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया की वेग प्रभावित हो जाती है, इसलिए ये अणुसंख्यता ही इसकी अभिक्रिया की कोटि होगी। इसकी अणुसंख्यता 1 है इसलिए अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। दूसरा उदाहरण भी हम देख रहे हैं एथिल एसीटेट और सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ये जो है सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बना रहे हैं तो एथिल एसीटेट और सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो अभिकारक हैं दोनों के अणुसंख्यता को हम जोड़ेंगे तो ये 2 आता है, इसलिए अभिक्रिया की कोटि 2 होगी। क्योंकि इन दोनों में से या इन दोनों अभिकारक में से किसी एक की मात्रा को कम ज्यादा करें तो अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। पांचवा, अभिकारक की मात्रा अधिक हो और उसकी मात्रा में थोड़ा परिवर्तन करें तो अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं हो रही हो तो उसकी अणुसंख्यता अभिक्रिया की कोटि नहीं होगी। जैसे जल एक विलायक है और जब जल विलायक के रूप में रहता है तो वहाँ उसकी मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं होता, इसलिए जल के अणु की अणुसंख्यता को अभिक्रिया की कोटि में शामिल नहीं किया जाता है। उदाहरण से स्पष्ट है, देखिए एस्टर का जल अपघटन एथिल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बनता है। तो यहाँ जल की मात्रा को थोड़ी बहुत हम चेंज भी कर दें तो अभिक्रिया की वेग प्रभावित नहीं होती है। तो इसको हम इसकी अणुसंख्यता को नहीं गिनेंगे, लेकिन एथिल एसीटेट की मात्रा में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दें तो अभिक्रिया की वेग भी परिवर्तित होती है। तो एथिल एसीटेट अभिकारक से ही हम अभिक्रिया की कोटि का इसमें निर्धारण करते हैं और इसकी अणुसंख्यता को देखते हुए इसका मान निकलता है। तो देखते हैं इसमें जो एथिल एसीटेट की अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होता है, इसलिए प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी। छठवां पॉइंट है अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 भिन्नात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब वेग स्थिरांक इकाइयां यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं देखते हैं। एक सामान्य अभिक्रिया लेते हैं, स्मॉल ए
स्मॉल बी बी और स्मॉल सी सी प्लस डी डी। इसमें हम देख रहे हैं स्मॉल ए बी सी डी रस समीकरण मितीय गुणांक है और कैपिटल ए और बी अभिकारक हैं, और इस अभिकारक के आधार पर ही हम वेग स्थिरांक की इकाई निर्धारित करते हैं। तो वेग समीकरण में इसको लिख सकते हैं कि ए की सांद्रता का घात x और b की सांद्रता का घात y। ए और b के सांद्रता का घात हमने लिया x और y। यहाँ छोटा कोष्टक लिख दिया गया है, बड़ा कोष्टक में लिखते हैं सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, जहां पे x और y इन दोनों का योग होता है n, जिसको हम अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब k बराबर, ये जो k है, k को वेग के स्थान पर ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, तो ये जो फार्मूला हो जाएगा हमारा वेग बटे a की घात x बटे b की घात y। देखिए हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ वेग आ गया, तो वेग का जो अभिक्रिया का वेग होता है इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रता में होने वाला परिवर्तन या समय के साथ होने वाला परिवर्तन। तो हम इसको लिख दिए शॉर्ट रूप में सांद्रता बटे समय वेग के लिए। और नीचे जो ए की सांद्रता और बी की सांद्रता x की घात y के बराबर है, इसको हम सांद्रता की घात n के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इसको लिखते हैं बटे सांद्रता की घात n। अब इनका इकाई रख दे तो सांद्रता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर, हमने रख दिया। समय की इकाई होती है सेकंड, तो हमने सेकंड रख दिया। और एक है तो एक बटे सांद्रता की इकाई मोल प्रति लीटर की घात n होता है। अब इसी फार्मूला के आधार पर जो है हम वेग स्थिरांक की इकाई निकालते हैं। प्रत्येक कोटि के अभिक्रिया के लिए अलग अलग वेग स्थिरांक की इकाई आती है। देखते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या आता है। तो हम जो बोले थे समीकरण को पहले लिख लें, k बराबर मोल प्रति लीटर बटे सेकंड गुणित 1 बटे मोल प्रति लीटर की घात n। n अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि अभिक्रिया ले रहे हैं इसलिए n का मान 0 रखते हैं। देखते हैं 0 रखते हैं, हमने 0 रख दिया मान को। अब देख रहे हैं 0 रखने मतलब ये 0 आ गया, 0 आ गया मतलब हम इसको काट देते हैं, ठीक है, इसका मान 0 है। तो हमारे पास बचा मोल प्रति लीटर ऊपर की ओर और नीचे सेकंड है, तो ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स के रूप में लिखा जाएगा और इस प्रकार से होगा k बराबर मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड पढ़ा जाता है इसको। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। फिर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, पुनः सूत्र को लिखिए, k बराबर मोल प्रति लीटर बटे सेकंड गुणित 1 बटे मोल प्रति लीटर और यहाँ पे n, वही सूत्र आएगा। सभी हम कोटि की अभिक्रिया लिखेंगे तो यही फार्मूला लगाएंगे, केवल n का मान रखते जाएंगे, फिर उधर आगे हल करेंगे तो वेग स्थिरांक निकल जाएगा। तो n प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए ले रहे हैं तो 1 रखिए, देखिए हमने 1 रख दिया। अब देख रहे हैं इधर मोल प्रति लीटर इधर मोल प्रति लीटर, 1 है, 1 कट जाएंगे क्रमशः, देखिए दोनों कट गया तो हमारे पास बचा सेकंड, सेकंड को पलेंगे तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं k बराबर प्रति सेकंड या सेकंड इनवर्स। तो ये सेकंड इनवर्स या प्रति सेकंड प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हुआ। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, फिर समीकरण को लिखें। अब इसमें n का मान रख दें, देखिए n का मान 2 रख दिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। तो इसको हम 2 लिखें तो इसको 2 बार गुणा कर देते हैं। पहले बायो वालों के लिए समझना जरूरी है, तो हम इसको तोड़ दे रहे हैं गुणा 2 करके मोल प्रति लीटर को। तो देखिए मोल प्रति लीटर का गुणा 2 बार कर दिए, बाकी सब चीज सेम है। अब यहाँ पे देखिए मोल प्रति लीटर, इसमें ऊपर में एक है नीचे में एक कट जाएगा तो हम काट देते हैं। तो हमारे पास नीचे में बचा मोल प्रति लीटर भी और सेकंड भी। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स हो जाएगा, लीटर प्लस में हो जाएगा तो प्लस वो लिखने की जरूरत नहीं है और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं k बराबर मोल प्रति लीटर प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड। ऊपर चला गया ना तो प्रति मोल हो गया, तो प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं इसको लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक देखते हैं, उस समीकरण में मान रख देते हैं। तो n का मान रख दें यहाँ पे 3, ये देखिए 3 रख दिए, और 3 रख दिए तो इसको 3 बार गुणा करते हैं, तो 3 बार गुणा कर दिए। अब देख रहे हैं ऊपर में मोल प्रति लीटर 1 है, नीचे में मोल प्रति लीटर 1 है, दोनों कैंसल हो जाएगा, 1 कैंसल हो गया।
अब हमारे पास बचा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोल की घात ऋण 2 हो जाएगा और एल का घात +2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सेकंड का -1 होगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं मोल की घात -2, लीटर की घात 2 और एस इनवर्स। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं लीटर की घात 2, मोल की घात -2 और सेकंड की घात -1। ये तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक होता है। एन कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, तो मैंने एक सरल सा फार्मूला लिया है, K बराबर मोल 1 - n लीटर n - n एस इनवर्स। ऐसा रखेंगे मानना, इसमें n का मान रखेंगे तो प्रत्येक कोटि के लिए, शून्य कोटि प्रत्येक कोटि अभिक्रिया के लिए इकाई निकल जाएगा। बिल्कुल सरलता से देखते हैं। पहला देखिए, n का मान 0 रखे, n का मान 0 रखे, तो 0 रखे तो क्या हो गया, यहाँ पे एक बच्चा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, मोल प्लस में आया तो मोल लिख दिए, लीटर में -1 आ रहा है तो -1 लिख दिए, सेकंड -1 तो आ गया, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए हो गया। दूसरा, n का मान 1 रखे तो 0 हो गया, तो मोल तो कैंसिल हो गया, दिखने की जरूरत नहीं है। l भी 0 हो गया, हमारे पास बचा सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स लिख दिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हो गया। फिर 2 रखें, ये जो कोटि अभिक्रिया का मान रख रहे हैं उसी का आ रहा है ना, मान रख रहे हैं वो 2 रखने माने द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, तो 2 में 1 गया, ये -1 हो जाएगा, तो मोल -1 हो गया। लीटर 2 ऋण 1 है, तो 2 में 1 घटाओगे 1 बचेगा, तो 1 को लिखने की जरूरत, इसलिए लीटर आ गया। ये सेकंड इनवर्स आ जाएगा, तो प्रति मोल लीटर प्रति सेकंड हो गया द्वितीय कोटि अभिक्रिया का मात्रक। फिर तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए देखिए -3 रख देंगे, तो -3 में 1 घटाओगे तो -2 आएगा, तो मोल -2 आ गया। और लीटर वाले में 3 में 1 घटा रहे हैं तो 2, तो लीटर की घात 2 और सेकंड का -1, तो तृतीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हो गया। फिर भिन्नात्मक कोटि अभिक्रिया के लिए, तो देखिए हमने रखा यहाँ पे 3/2 और ये 3/2, ये जब हल करते हैं तो ये आता है मोल ऋण 1/2, लीटर का 1/2 और सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार से हम कितने भी कोटि की अभिक्रिया दें और सभी कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई इस फार्मूला के आधार पर रख सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसान सा है, आप इस फार्मूला को याद रख लेंगे या जो पूर्व विधि में बताया उस विधि से भी हल कर सकते हैं। अब एनवीं कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक जैसे 3/2 के लिए यहाँ निकाल के बताया, उसी फार्मूला में बताया जा रहा है। देखिए ये रख दिए, तो मान को रख दिए, ऋण 1 तो 1 ऋण 3/2, ये सेकंड की घात, ये थोड़ा सा अलग फार्मूला है, मोल प्रति लीटर है ना, और 1 - n इनवर्स करके रखे हैं, तो रख रहे हैं तो इस प्रकार से आ जाता है। और इसका मान आ जाएगा मोल की घात ऋण 1/2, लीटर का 1/2 और इसकी घात -1। ये प्रश्न है, इसको आप बना लेंगे। कुछ और प्रश्न है?